2 वर्ष पहले, 2 वर्ष का 3 वर्ष हो गया जी जी है। बीच में डिस्टर्ब हो रहा है क्या? बोलिए। अच्छा 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 अच्छा। हाँ हमारे हाँ साथ भाई साहब, राकेश जी तो कलकत्ता पहुंचा से हुआ है। हाँ जी, योगेश शास्त्री जी भी जुड़े हुए हैं। आदरणीय शास्त्री जी से निवेदन। चलिए गेट खोल दो। आइए वेद प्रकाश समाज, आप ठीक। अपना परिचय दे दीजिए। सभी यार बंधुओं को नमस्कार। हमारा नाम डॉक्टर वेद प्रकाश, हम यहाँ रॉयलगढ़ मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर एंड हेड है डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी में। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से MBBS MD किया हुआ है और वर्तमान में बिहारीपुर आर्य समाज है हमारे बरेली के अंदर, जहाँ ऋषि दयानंद ने स्वामी श्रद्धानंद को जन्म दिया। उस आर्य समाज के हम प्रधान हैं इस समय, और हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए सेवा में उद्यत हैं। आप जो उत्तरदायित्व देंगे उसके लिए निर्माण में पूरी तरह कोशिश करेंगे कि खरे उतरें। नरोला जी। सभी आर्यजनों को सादर प्रणाम। मेरा नाम अनिल कुमार है। मेरी आयु इस टाइम 71 है, 71 साल। मैं भारतीय स्टेट बैंक से रिटायर्ड हूँ, चीफ मैनेजर था भारतीय स्टेट बैंक में। और वैदिक साहित्य में और वैदिक सिद्धांतों में बहुत अधिक रुचि है। और स्वामी दयानंद जी मेरे बड़े फेवरेट है। और ओम विश्वानी देव सवितर दुरितानि परासु और ये गायत्री मंत्र और विश्वानी देव मंत्र ये मुझे बहुत ही प्रिय हैं। और बाकी डॉक्टर साहब से अभी कुछ टाइम पहले परिचय हुआ है। डॉक्टर साहब का तो परिचय सबको मालूम ही है। डॉक्टर साहब को अभी मैंने टेलीविजन पर भी सुना था, डॉक्टर साहब को अभी 4 दिन पहले। रविंद्र नोएडा जी। रविंद्र जी। जी सभी को मेरा नमस्ते। जी सभी को मेरा नमस्ते। नमस्ते जी, बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, परिचय दे दीजिए। आवाज आ रही है क्या? हाँ आवाज आ रही है। हाँ जी, सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्ते। हाँ नमस्ते हो गई, आवाज बोलिए। मैं रविंद्र आर्य। हाँ जी, मैं रविंद्र आर्य एक छोटे से गांव में रहता हूँ, दादरी के पास छानसा गांव है। और देशभक्ति के मैं जितने भी कहीं कार्य होते हैं मैं वहां उपस्थित होता हूँ। मैं यही मेरा परिचय है छोटा सा। धन्यवाद। जहाँ भी कोई ऐसा। कैप्टन सुभाष चंद्र जी। हाँ नमस्कार साथियों, मैं भी एक आर्य परिवार से संबंधित हूँ। मेरा नाम कैप्टन सुभाष चंद्र और मैं वर्तमान में मेरठ में रह रहा हूँ। डॉक्टर साहब से 2 साल पहले परिचय हुआ है और उसके साथ में अलग अलग प्लेटफॉर्म देशभक्ति का और राष्ट्रीयता के हिसाब से मैं उसमें उत्सुक हूँ। और इस तरह के विचारों के साथ में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं उस बारे में चर्चा जो चलती रहती है, उसी को साथ लेकर के और आगे बढ़ सकते हैं। हम अपने अपने स्तर पर अपने आसपास में क्या कर सकते हैं उस तरह से लेकर के आगे बढ़ेंगे। वर्तमान में मैं यहाँ की जो सोसाइटी है उसका अध्यक्ष भी हूँ, जो हमारी एसोसिएशन है, और सामाजिक कार्यों में थोड़ी रुचि है। धन्यवाद सभी का। महेश योगी जी। महेश योगी जी। महेश योगी जी। के साथ अपनी जो सेवाएं देते हुए कार्य कर रहे हैं। मैं हमारे बीच में युद्धवीर सिंह जी भी पधार चुके हैं, उनसे भी निवेदन करता हूं कि वह भी अपना परिचय देंगे। आर्य जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। मैं जिला पलवल का रहने वाला हूँ जी। गांव ग्रेजुएशन है। उसके बाद मैं हमारे जो परिवार से मुझे पैतृक रूप में आर्य समाज के प्रति थोड़ा ज्यादा लगाव मिला है जी। और
मैं उस दिन बता रहा था शुरू में जब मैंने आपके साथ ज्वाइन किया था, तो हमारे फिरोजपुर झिरका से थे, एक राकेश जी थे, काफी विद्वान थे। जी तो उस दिन मैं कंफ्यूज था, फिर मेरे पिताजी ने भी प्रोग्राम सुना था। सन 83 में महर्षि ऋषि दयानंद का शताब्दी समारोह में मैं 14 साल का था, जी तो जी पिताजी साथ लेके गए थे अजमेर। तो वहां से उत्कंठा, मतलब अब जैसे आप, मतलब अच्छा लगता है आप जैसे विद्वानों का साथ करके। और भारत स्वाभिमान में और आर्य समाज में मैं सामाजिक जो एक्टिविटीज रहे उनमें हम जुड़े हुए हैं। बाकी नान्य पंथा विद्यते ना, ये तो मतलब निश्चित है जी, इसके अलावा और कोई हमारे पास कोई कुछ बचा भी नहीं है। बहुत तो अच्छे। अच्छा लगता है। आदरणीय राजेंद्र कुमार अग्रवाल जी। नहीं, आचार्य जी हो गए, आचार्य जी का पर्चा हो गया। चलो अब आ गए भाई साहब, आ गए लाइन पर, जो आ गए। हाँ, हमने खोल दिया, उनका माइक खोल दिया है। ठीक है, आचार्य जी आप आ जाइए। आचार्य जी, जी आचार्य जी पर्चा दे दीजिए। नमस्ते जी, मैं आचार्य योगेश शास्त्री बंगाल आर्य प्रतिनिधि सभा में महोपदेशक का कार्य कर रहा हूँ इस समय पर, और बंगाल में प्रांतीय आयुर्वेद दल का संचालक हूँ। विगत 22 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ बंगाल में। जी और बुलंदशहर जनपद में एक अपना गुरुकुल है छोटा सा, महर्षि दयानंद आर्ष गुरुकुल राजघाट, जी, उसका संचालन करता हूँ। यही मेरा परिचय है। बाकी बहुत उत्तम स्वागत है आपका, पहली बार आप आए। अब मैं अपने जी राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित डॉक्टर राकेश कुमार जी से निवेदन करूंगा कि हम लोगों के सामने वो उद्देश्य, वो हम लोगों को जानकारी, एक एजेंडा हम लोगों को दें, आगे हम लोगों को क्या करना है। आइए। भाई साहब, राजेंद्र कुमार अग्रवाल जी राष्ट्रीय संरक्षक महोदय रह गए हैं, जरा उनका भी परिचय ले लो। जी जी, दे दीजिए, एक बार पर्चा हो गया था, फिर भी दे दीजिए एक बार। भाई साहब का नहीं हुआ। हाँ, हो चुका था। आइए, जमशेदपुर से हैं, जमशेदपुर से हैं, पर्चा हो गया था उनका। हो गया। जी, अच्छा, थोड़ा सा नेट हाँ, कट रहा था। संक्षिप्त परिचय हुआ था, उन्होंने अपना नाम बताया था कि जमशेदपुर से हैं, इतना ही जमशेदपुर हुआ से था। हैं, जी जी जी। चलिए, बाद में हो जाएगा, आप प्रारंभ। चलिए कोई नहीं, मैं बता देता हूं। आप राष्ट्रीय संरक्षक हैं और संगठन के प्रति और वैदिक विचारधारा के प्रति, भारतीय मूल्यों के प्रति आपका समर्पण देखते ही बनता है। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्तित्व इसी प्रकार के महान व्यक्तित्व को लेकर के बैठा है। प्रत्येक के उस महान व्यक्तित्व को मैं हृदय से नमन करता हूँ। सुंदर बोलते हैं जी। कार्यक्रम आयोजित करने का विचार बना आप सबकी अंतः प्रेरणा, आप सबका मार्गदर्शन, आप सबका उत्साहवर्धन इसके लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। और इन सबसे बढ़कर के परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा हमारे साथ में है, जिसने हम सब विभिन्न प्रकार के मोतियों को एक माला में ला करके पिरोने की अंतः प्रेरणा हमको दी है। इसलिए सामूहिक रूप से हम सब उस परमपिता परमेश्वर की दिव्य व्यवस्था के प्रति कृतज्ञ हैं, जिसने हमें कोई ना कोई उत्कृष्ट कार्य करने के लिए यहाँ पर प्रस्तुत किया है, यहाँ पर आने के लिए प्रेरित किया है। मैं अपने अन्य संबोधनों में भी कहता रहा हूं कि किसी भी महान कार्य को करने के लिए उम्र का कोई पड़ाव नहीं होता। आदरणीय नरूला जी हम सब में वयोवृद्ध हैं, इसके उपरांत भी उनके भीतर का जो उत्साह है वो देखते ही बनता है, जो हम जैसों के लिए प्रेरणास्पद हो सकता है। उस अवस्था में भी अपने आप को समर्पित किए रखना, इसी प्रकार हमारे कैप्टन सुभाष चंद्र जी हैं। कल रात्रि में कार्यक्रम के मना है, उन्होंने सहर्ष सहमति स्वीकृति अपनी प्रदान की कि राष्ट्रीय कार्य है और निस्वार्थ भाव से किया जाने वाला कार्य है, इसलिए तन मन धन से समर्पित होकर के काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हमारे जो शास्त्री जी कोलकाता से जुड़े हुए हैं, योगेश जी, बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। कुछ ऐसे कार्य हैं कि जो यहाँ पर उद्घाटित नहीं किए जा सकते।
अपने यहाँ पर एक बहुत बड़ा अच्छा कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष उस गुरुकुल में कराते हैं, बहुत समर्पित होकर के। जब आप उनके बच्चों के योगासनों को देखेंगे तो देखेंगे कि आप एक नई सेना तैयार कर रहे हैं, राष्ट्रीय सेना। इतना बढ़िया महत्वपूर्ण कार्य। तो मैं कहता हूं कि यहाँ पर प्रत्येक प्रतिभा बहुत ही सम्मानित व्यक्तित्व के रूप में उपस्थित है। अब आते हैं इस कार्यक्रम की रूपरेखा पर। संक्षेप में ही मैं अपना वक्तव्य देने का प्रयास कर रहा हूं। हमारा विचार है कि भारत देश जब 1947 में आजाद हुआ तो उसको एक केवल राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्त हुई, उसमें भी वह पूर्णतया स्वाधीन नहीं कहा जा सकता। अब जाकर के हमें निसंदेह कहें तो योगी मोदी के जमाने में आकर के कुछ आभास हुआ है कि हम भी एक स्वाधीन राष्ट्र हैं, एक स्वाभिमानी राष्ट्र हैं। यही तेजस्वी राष्ट्रवाद यदि पहले दिन से इस देश के मूल संस्कारों में रच बस जाता तो आज भारतवर्ष बहुत आगे होता। इसी बात के दृष्टिगत कि एक एकांगी राजनीतिक स्वाधीनता तो हमको प्राप्त हो गई, परंतु इसके साथ साथ हमारी वैचारिक स्वतंत्रता, और वैचारिक स्वतंत्रता का स्रोत वेद और वैदिक संस्कृति, भारतीयता आज भी गुलाम है। इस दूसरी आजादी की लड़ाई के लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। जो जितनी गहराई से, जितनी शिद्दत से, जितनी गंभीरता से इसको अनुभव कर रहा होगा, वह उतना ही इसके लिए संघर्ष भी कर रहा है, कर रहा होगा और करेगा भी। क्योंकि बात को संक्षेप में और संकेत में कहना है तो आप सब समझ गए होंगे। हमारा इतिहास गुलाम है, हमारे उपनिषदों की शिक्षा गुलाम है, हमारी संस्कृति और संस्कृत गुलाम है। पटरानी के रूप में अंग्रेजी काम कर रही है। एक सुनियोजित षड्यंत्र के अंतर्गत संस्कृत को मार दिया गया, हिंदी को इंग्लिश बना करके खिचड़ी बना दिया गया। बिना व्याकरण की, बिना किसी वैज्ञानिकता की पुट लिए हुए इस इंग्लिश को, हिंदी इंग्लिश दोनों को मिलाकर के इंग्लिश कहा गया। इसको बनाने वाले, लाने वाले इस देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे। और मैं किसी पर आरोप लगाने के लिए नहीं बोला करता हूं, बल्कि उनके लिए, इसके लिए प्रमाण हैं बहुत सारे। उन्होंने बाकायदा ये उस समय शासनादेश जारी किया था कि हिंदुस्तान में एक ऐसी भाषा तैयार कर ली जाए जिसे हिंदुस्तानी कहा जाए। हिंदी नहीं, हिंदुस्तानी। और हिंदुस्तानी को खिचड़ी भाषा के रूप में, उसमें सारी भाषाओं के शब्दों को ले लो। ये एक अवैज्ञानिक और अतार्किक और बुद्धि से परे का किया गया प्रयोग था, और ये सफलतापूर्वक कर दिया गया। आज के टीवी चैनलों पर, आज के समाचार पत्रों में, आज की पत्रिकाओं में जहां देखते हैं आप अपनी हिंदी को मरते हुए देखते हैं। तो हमारी हिंदी, हमारा हिंदुस्तान और हमारा हिंदू, ये तीनों जिस प्रकार से जेल में पड़े हैं। हिंदू की बात नहीं कर सकते आप, आर्य की बात नहीं कर सकते, भारतीय की बात नहीं कर सकते आप, इंडियन की बात करो। तो ये आर्य, आर्यावर्त, आर्य भाषा, भारत, भारती, भारतीय, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, इसको मुक्त कराना है और भारत को उस भारत के रूप में स्थापित करना है जो भारत कभी संपूर्ण भारत पर, संपूर्ण भूमंडल पर शासन किया करता। इसका अतीत सारी दुनिया का अतीत है। ये दुनिया को समझाना है, ये लोगों को बताना है, प्रमाणों के आधार पर बताना है। इसके लिए हम सब बौद्धिक स्तर पर अलग अलग क्षेत्रों में विद्यालयों को पकड़ें, बड़े कॉलेजेस को पकड़ें,
उनमें से निकलती हुई पौध को पकड़ें और उनमें ज्यादा जाकर के उन लोगों को एक एक विषय पर हम बताएं। विज्ञान के क्षेत्र में हम अपने महर्षि कणाद को, कपिल को, गौतम को स्थापित करें, ब्रह्मगुप्त को स्थापित करें, वराहमिहिर को स्थापित करें। आर्किमिडीज, न्यूटन कहां से क्यों आ गए हमारे बीच, उस षड्यंत्र का भंडाफोड़ करें। यही भारत को समझो अभियान है। भारत की वैदिक संस्कृति किस प्रकार दुनिया की उत्कृष्टतम वैदिक संस्कृति है और उसके रहने से ही किस प्रकार मानवता की रक्षा हो सकती है, इस पर लंबे लंबे शोधात्मक लेख, भाषण, स्पीच ये हमारे पास में होने चाहिए। एक माला बना करके हम 1000 लोगों की माला तैयार करें पूरे देश से, जो तपे तपाए साधु साधक हों। यहाँ पर किसी भी प्रकार की राजनीति करने वाला व्यक्ति स्वीकार्य नहीं होगा। जो केवल और केवल भारतीयता की बात करता हो, संस्कृति की रक्षा की बात करता हो, उस पर विभिन्न प्रकार के शोध ला करके देने की क्षमता रखता हो, किसी भी क्षेत्र में जाकर के काम करने को तैयार हो, ऐसे लोगों को लाया जाए। समिति का गठन आज आप लोग करेंगे। इसमें यहाँ पर कोई भी प्रतिभा ऐसी नहीं, मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो इसके पात्र ना हो, योग्यता ना रखती हो। अब कैसे कैसे हम किन किन क्षेत्रों में किन किन विषयों को लेकर के काम कर सकते हैं, इस पर हम सभी विचार कर लें। शेष बातें अगले सत्रों में भी, अगली बैठकों में भी होती रहेंगी। क्या क्या होंगी, मैंने एक हल्का सा इसका रेखांकन किया है। धीरे धीरे हम सब चीजों पर अलग अलग समय पर विचार करते रहेंगे, क्योंकि समय थोड़ा है और सभी के विचार भी लेने हैं। इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। ओम। जैसे इसके लिए काम करने के लिए सबसे पहले एक कोष की जरूरत पड़ती है ना। कोई भी काम होता है तो हम चाहते हैं कि उसके कोष की देखरेख हो, कोष की एक स्थापना हो, और उस कोष के लिए हमारे पास में उसका लेखा जोखा रखने वाले सबसे अच्छे मुख्य सीनियर सेवानिवृत्त जो स्टेट बैंक से हमारे मैनेजर साहब हैं, उनसे अच्छा कोषाध्यक्ष कोई नहीं हो सकता हमारे लिए। शर्मा जी दिल्ली में भी हैं आप? हम इनको अनुमोदन करते हैं, बिल्कुल ही एब्सोल्युटली फिट आदमी, एकदम अच्छे, बहुत अच्छे, फिट पर्सन, बहुत ये अच्छे, कोई बहुत अनुमोदन। हमें जब कोई कार्य करना पड़ेगा तो एक अर्थ की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसको एक समिति के कोषाध्यक्ष के रूप में हम चाहते हैं। नरोला जी चूंकि उस सेवानिवृत्त हैं, वो एक अच्छा खासा उनको अनुभव भी है उन सारी चीजों का, और आप रुचि भी रखते हो और ऊर्जावान भी है। तो मैं चाहता हूं कि हमारी जो समिति है उसके राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के रूप में सम्मानित अनिल कुमार नरोला जी का नाम मैं यहाँ से रखता हूँ। उसका अनुमोदन हमारे वेद प्रकाश शर्मा जी ने कह दिया है। यदि आप सब लोग सहमत हो तो जोरदार ताली बजा दीजिए उसके लिए। आपका धन्यवाद। मैं इस आपने जो सम्मान प्रकट किया है उसका मैं स्वागत करता हूँ, उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, और यथा योग्य मैं अपने को सिद्ध करने की पूरा प्रयत्न करूंगा। प्रयत्न नहीं, पूरा करूंगा इसको। बिल्कुल बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं चाहता हूँ कि इस कार्य को हमें जो आगे बढ़ाना है, तो जो चर्चा हमारे सम्मानित राकेश कुमार जी ने की है, मैं 2 शब्दों के रूप में अपने वेद प्रकाश शर्मा जी के विचार लेना चाहता हूँ। क्या करें हम लोग? पहले तो कार्यकारिणी बन जाए, उसके लिए हम लखनलाल आर्य को संयोजक, जो कि हमारे बड़े अच्छे संगठनकर्ता हैं, इनको बनाया जाए और इनके विचार लिए जाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, हमारा मानना यह है कि कॉलेजों में जाकर के बच्चों में, प्राइमरी लेवल से लेकर के डिग्री कॉलेज तक, उन बच्चों में वैदिक प्रचार किया जाए, वेदों के बारे में बताया जाए। वेद हमारे पूर्णतः वैज्ञानिक है, उस पर कोई संगोष्ठी की जाए, सेमिनार किया जाए, और उनको बताया जाए कि हमारी वैदिक संस्कृति में क्या क्या है, वेदों में कितना विज्ञान भरा पड़ा हुआ है। हमने कई बार इस पर हमने चर्चा भी लोगों से की है, तो एक अच्छी तरह उसका पीडी तैयार करके डिफरेंट लोगों को दे करके उन लोगों से कहे कि इसके बारे में प्रचार और प्रसार करें। पहले उनका हम प्राइमिंग कर देंगे,
और उनको डिफरेंट ग्रंथ और उनको बता देंगे कि यहाँ पर ऐसी चीजें लिखी हुई हैं, तो वो हमसे बिल्कुल ही सेटिस्फाइड हो जाएंगे। उसके बाद वो प्रचार और प्रसार करेंगे। इसमें हम अपने साथ के लेक्चरर, एसोसिएट प्रोफेसर्स, इन लोगों का भी सहयोग ले सकते हैं, बहुत अच्छे। क्योंकि जब तक बच्चों के अंदर ये बात कूट कूट के नहीं भरेगी प्राइमरी लेवल से लेकर के डिग्री कॉलेज तक, तब तक राष्ट्र के निर्माण में कुछ नहीं हो सकता। पहला कार्य तो मैं चाहता हूँ जैसे संगठन का जो विस्तार हो, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग, जैसे हमारे जयपुर से, राजस्थान से इस समय हमारे प्रभारी के रूप में चंद्रशेखर शर्मा जी है, बंगाल से हमारे अभी आचार्य योगेश शास्त्री जी, और पलवल से, हरियाणा से हमारे सम्मानित युद्धवीर जी हैं। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के फिर इन लोगों से दो तक चार से इन लोगों से कहें कि इस तरह से दो तक चार लोग आप भी जोड़िए, फिर एक उनकी मीट हमारी हो, तो ये कारवा थोड़ा सा बढ़ता रहे और धीरे धीरे फिर उस अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के जो अभी बेद प्रकाश शर्मा जी चर्चा कर रहे थे, बिल्कुल पीपीटी बना के उन लोगों को पीडी दे देंगे और वो उसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्रचार करेंगे। आइए चंद्रशेखर शर्मा जी, आप अपना विचार रखें, क्या करें हम लोग आगे भविष्य में। अब अपन ने शुरुआत कर दी आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे, तो कार्यकारिणी में आप वेद प्रकाश जी ने जैसे बताया, संयोजक आप हैं, कोषाध्यक्ष नरूला जी हैं, और मुझे राजस्थान का प्रचार प्रसार का और जो भी इस मंच के लिए लोगों को जोड़ने का काम करना है वो मैं करूंगा। और जो अपन कोर्स बना रहे हैं उसके लिए भी यथायोग अपन सहायता दें। तो उसके लिए जैसे मान लो सदस्य बनाने के लिए सदस्य शुल्क लेते हैं, तो वो एक निर्धारित कर लिया जाए कितना लें कम से कम, क्योंकि बिना वित्त के आगे इसको चलाने के लिए कम से कम शुरुआत में कोई ना कोई फंड तो हो ना। आवाज आ रही है ना मेरी? सब आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो भाई शुरुआत यही है कि भाई ठीक है हम जुड़ गए, अब हमारा सबसे पहला काम ये है कि जो साहित्य अपने पास उपलब्ध है, जो अपना लक्ष्य है, लक्ष्य यही है कि जो पिछले 70 वर्षों में या पिछले स्वतंत्रता के टाइम पे जो भी हमारा इतिहास जो बिगड़ा गया है, हमारे को हीन भावना भरी गई है, हम चाहें कि भाई हम सही इतिहास बता करके लोगों को गौरवान्वित करें कि भाई हमारा गौरवमय इतिहास रहा है, और उस गौरवमय इतिहास को जानने के बाद उनमें ऊर्जा आए और उस ऊर्जा से वो लोग काम करें और देश को हिंदू राष्ट्र बनाने या आर्य राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर हो। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि भाई हमारा सही इतिहास लोगों को जानकारी में आवे और हम इस राष्ट्र को आर्य और हिंदू राष्ट्र बना दें, क्योंकि पूरे विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पर हिंदू जाकर के रह सके। डॉक्टर राकेश कुमार जी, आप एक जगह नोट करते जाइए, राजस्थान के जो हमारे प्रभारी के रूप में सम्मानित चंद्रशेखर शर्मा जी जो राजस्थान का पूरा प्रभार देखेंगे, हाँ जी, उनके नेतृत्व में जो भी सेमिनार, जो भी वेबिनार उधर आप मतलब करके पहुंचे कॉलेज के माध्यम से, आर्य समाज के माध्यम से, उसका हाँ, वो क्या है कि मैंने एक पेज बना रखा है वयम राष्ट्र जागृयाम फेसबुक पे, और मैंने गूगल के ऊपर इसकी 10 साल की वो भी ले रखी है, टाइम स्लॉट भी जी। तो मैं यहाँ मीटिंग अरेंज कर लूंगा और उसमें आप लोगों को भी जोड़ लूंगा उस समय जब मीटिंग अरेंज करूंगा जी। ठीक है ना? ठीक है, बिल्कुल। तो राजस्थान के प्रभारी के रूप में जो है सम्मानित चंद्रशेखर शर्मा जी, और अगली जब अपनी मीटिंग होगी तो उसमें अपन फिर से, तो चूंकि कल अचानक प्रारंभ हो गई तो और समय थोड़ा सा ले लेंगे। हाँ, मैं आज ऑफिस में लेट हो गया और फिर मैं अभी रास्ते में ही हूँ, मैंने एक जगह गाड़ी रोक करके फिर मैंने कहा चलो, ने तो सुझाव दिया था हम भी एब्सेंट रह जाएं तो विलम्ब के लिए क्षमा चाहूंगा। युद्धवीर जी, आपका पलवल कहाँ हरियाणा में पड़ता है? हाँ जी, पलवल हरियाणा में। चलिए, हरियाणा प्रभारी के रूप में हमारे युद्धवीर जी रहेंगे, आप नोट कर लीजिए। उसमें हरियाणा का जो प्रभार देखेंगे अपने प्रचार प्रसार का सम्मानित युद्धवीर जी, और पतंजलि का भी वो चूंकि प्रभार देखते रहते हैं, काफी कार्य करते रहते हैं,
तो ये नया कार्य करने में और आनंद आएगा। उसी के साथ साथ युद्धवीर जी अपने 2 शब्द कहिए। अभी मेरे पास 3-4 कॉल आ गई थी, जिससे मतलब ये थोड़ा विषय से मैं भटक गया था जी। जी जी जी। अभी ये जो मुझे ये तो मुझे पता है कि भाई आदरणीय जो हमारे विद्वान और इतिहासकार, आधुनिक इतिहासकार डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी के नेतृत्व में कोई मंच कोई गठित कर रहे हैं, तो उसका जिम्मेवारी के लिए आप बोल रहे हैं पलवल हाँ, हरियाणा के लिए। हरियाणा के लिए आपको जिम्मेदारी दी जा रही है। राजस्थान के लिए चंद्रशेखर शर्मा जी हो गए, और अपने जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं वो सब हमारे अनिल कुमार, वो अनिल कुमार नरूला जी, बहुत बढ़िया जी। यहाँ तक कार्यक्रम अपना हो चुका है, तो अब उसी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया शर्मा जी, बहुत बढ़िया। इसके अलावा तो मैं देखो जी, अपने राष्ट्र के लिए हम कुछ कर सकें जी, तो उसके लिए मैं तो अपने आप को, हो सकता है मैं इस योग्य ना हूं, लेकिन आप जो भी मेरे से उम्मीद करेंगे, मैं निश्चित तौर से पूर्ण प्रयास करूंगा कि उस पर मैं खरा उतरूं। बस यही अपेक्षा है हमें आप लोगों से जी। डॉक्टर व्यासनंदन जी के बारे में क्या है जी? शायद उपस्थित नहीं हो पाए हैं। हाँ, वो आज जुड़ नहीं पाए, उनको सूचना नहीं पाई। आचार्य योगेश जी की उपस्थिति ले लेते। आचार्य योगेश जी। आचार्य योगेश जी और उन दोनों को महासचिव के संगठन सचिव के रूप में रखिए जी। दोनों की ऊर्जा का सदुपयोग होगा, दोनों ही विद्वान हैं। आचार्य योगेश जी और डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी। अच्छा जी, ठीक है, बढ़िया है। तो अब इनका जो है योगेश जी का जरा विचार भी ले लीजिए जी। आचार्य योगेश जी आइए। आचार्य जी, श्री। नमस्ते जी। नमस्ते जी। आज बहुत अच्छा लगा कि आज आप सबके साथ में इस राष्ट्रीय चिंतन की एक वेबिनार में आप सभी और हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज के इस भागदौड़ के समय पर भी हम अपने राष्ट्रीय चिंतन का एक साधन वेबिनार के माध्यम से बना पाए, ये बड़ा सौभाग्य है। और आदरणीय भाई डॉक्टर राकेश आर्य जी, जिन्होंने वर्तमान में इतिहास की शुद्धिकरण का जो गुरुतर कार्य अपने कंधों पर लिया है, और विश्व स्तर पर जो एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं, आर्य समाज का भी ये बड़ा गौरव का विषय है कि ऐसी महामूर्ति हमारे इस आर्य जगत में उपस्थित हुई हैं, जो पूरे विश्व में आर्य योद्धाओं का इतिहास और अपनी आर्य संस्कृति को पुनर्जीवित जो तभी हुई थी, जो मिटने के कगार पर खड़ी थी, उसको पुनर्जीवित करने का कार्य कर रहे हैं। आदरणीय डॉक्टर राकेश आर्य जी का जो आदेश, उनका जो संदेश है, उसे हम अपने जीवन में जितना संभव होगा हम पूरी तरह से उसको निभाने का प्रयास करेंगे, और उस कर्तव्य को हम पूरा करने में सफल हो सके, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। क्योंकि इतना महत्वपूर्ण कार्य, क्योंकि जिस जाति का इतिहास मिटा वो जाति ही मिट जाएगी, जिस जाति का इतिहास मिटा वो जाति ही मिट जाएगी, उसको अपने पूर्वजों की याद कभी नहीं आएगी। आज ये स्थिति हमारे देश में जो विकृत इतिहास पढ़ाया जा रहा है, उसकी परिशुद्धि के लिए हम सब आदरणीय भाई डॉक्टर राकेश आर्य जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के कार्य करेंगे। ये हम सबका सौभाग्य। तो जो भी दायित्व देंगे मैं उसे पूरा करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एक बार आचार्य योगेश जी का दायित्व हमें बता दें। योगेश शास्त्री जी का अभी जो मैंने बताया था, राष्ट्रीय महासचिव 2 रखेंगे आप जो हैं, एक व्यासनंदन शास्त्री जी को, एक आचार्य योगेश शास्त्री। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत बहुत बधाई। जी जी। और संगठन सचिव के रूप में हमारे पास में रहेंगे हमारे कैप्टन सुभाष चंद्र जी। आइए सुभाष चंद्र जी। हाँ, नमस्कार साथियों। नमस्ते जी। नमस्ते। ये जिस तरह की चर्चा आई है और राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग विचार कर रहे हैं कि हम किस तरह से जो वैदिक संस्कृति है उसको आगे की तरफ ले जाएं, और सही मायने में मैं समझता हूँ शुरुआत डॉक्टर राकेश आर्य जी ने की है, तो एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है। इसमें मेरा एक ही कहना होगा कि हम पूरे राष्ट्र में अपना एक जैसे नेटवर्किंग जो होती है, उस नेटवर्किंग के लिए भी काम करना पड़ेगा,
ताकि हम हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में किस तरह से अपने उन लोगों को अपने साथ जोड़ सकें जो इस तरह की विचारधारा और इस तरह की बातचीत में उत्सुक हैं और जो हमारे साथ बैठकर के काम करने के लिए तैयार है। तो उसमें हमारे अपने पर्सनल कांटेक्ट भी हो सकते हैं, दूसरे साथियों के माध्यम से भी हम लोग उन चीजों को ढूंढ सकते हैं, और तीसरा जो आजकल चाहे वो सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, उसमें भी बहुत सारी चीजें कई बार आती हैं छोटी छोटी, और यदि हम उस पर निगाह रखें तो उनको भी हम एक तरह से उनके साथ संपर्क करके और उनको अपने साथ में एक तरह से बैठा सकते हैं, मिला सकते हैं, उनकी भी बात हो जाएगी और हम उनको अपने साथ में ले सकते हैं। इस तरह के विचारों के साथ में हम अपना एक नेटवर्क तैयार करें, और नेटवर्क के साथ साथ ही यदि संभव है, क्योंकि हम ये जैसे संगठन बना रहे हैं तो हर संगठन का एक तरह से हमारे उद्देश्य क्या होंगे, हमारी एक तरह से कार्य प्रणाली क्या होगी, उसमें हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे, उन सब की भी एक थोड़ी सी रूपरेखा मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब सक्षम है वो उस रूपरेखा को एक तैयार करके, जैसे कहते हैं एक कहना चाहिए प्रोटोटाइप हमारा बन जाए। जैसे आर्य समाज के 10 नियम है, जैसे आर्य समाज के 10 नियम बने हुए हैं, हाँ, इस तरह से हमारा उद्देश्य बन जाएगी। हाँ, वो एक रूपरेखा, उसको आप अपना संविधान भी कह सकते हैं, उसको अपनी एक कार्य रूपरेखा भी कह सकते हैं, जो भी हम कहना चाहें। तो उस तरह से यदि हम एक बना लेंगे तो हमें बहुत क्लियर होगा कि हमारा लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए हमें क्या क्या करना है। तो इस तरह सारे जो सदस्य इसके साथ होंगे उनको यदि वो एक तरह से मिल जाए तो उसमें पढ़ने के बाद में भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो सकती हैं कि हम किधर जाना चाह रहे हैं, कैसे जाना चाह रहे हैं, और हमारे साथ कौन कौन खड़े हैं, किस तरह से हम उनको साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे। बहुत सुंदर विचार। तो इस तरह की एक रूपरेखा के साथ में थोड़ा सा शुरुआत कर रहे हैं, तो उसमें यदि हमारी थोड़ी क्लैरिटी होगी तो शायद हम थोड़ा ज्यादा आगे तक जा सकते हैं, क्योंकि किसी भी नए आदमी को जोड़ने के लिए हमें उसको बहुत क्लियरली बताना पड़ेगा कि हमारा मकसद क्या है और उस मकसद को हम कैसे पूरा करेंगे। तो यही मेरे विचार है, और मैं धन्यवाद करता हूँ जो भी संगठन का काम मुझे दिया जाएगा, मेरे पास होगा, मैं उसे धन्यता से पूरा करना चाहूँगा। धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे साथ में महेश योगी जी भी जुड़े हुए हैं। नहीं, वो अभी चले गए, निकल गए वो महेश योगी जी, निकल गए हैं। हाँ जी, रविंद्र आर्य जी उपस्थित हैं। हाँ है। वे भी कार्यालय सचिव के रूप में हमारे साथ राष्ट्रीय और ऋषि दयानंद को अनन्य भक्त है। लगभग 1.5 डॉक्टर राकेश आर्य नोएडा गाजियाबाद सुना ना इतबिर जी आप अपना ऑडियो बंद कर लीजिए, इतबिर जी ऑडियो बंद कर लीजिए आप अपना। रविंद्र आर्य जी, रविंद्र जी बोलिए। जी, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, मैं तो ऐसे कार्यों में लगा ही रहता हूँ, डॉक्टर राकेश आर्य जानते हैं, और इस कार्य को करने के लिए मैं तो समझता हूँ जज्बा और समय 2 चीज चाहिए। जज्बा और समय वो दोनों मेरे पास हैं, तो आप जैसा भी निर्देश करेंगे मैं वैसे ही आपके साथ हूँ, वैसे ही खड़ा रहूंगा, बस यही मेरा कहना है। कार्यालय प्रभारी, राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी रविंद्र आर्य जी, राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी जी, बहुत बहुत बधाई जी, धन्यवाद जी। राजेंद्र अग्रवाल जी, जी अग्रवाल जी। उपस्थित सभी बंधुओं को सादर वंदन। मेरा विचार भाई साहब, सबसे सर्वप्रथम हम लोग को विचार, पहला बात तो हम लोग को बस उगता भारत ट्रस्ट ऑलरेडी संस्था है हम लोगों की जो है उगता भारत ट्रस्ट, तो अलग से क्या बनाना चाह रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आया एक्चुअली, अलग से क्या बनाना चाह रहे हैं, क्यों बनाना चाह रहे हैं,
मेरे को समझ में नहीं, उगता भारत ट्रस्ट तो भाई जाकेश जी पूरा देख ही रहा कर रहा है उसको, जो है सुंदर ढंग से जो है उसी के अंतर्गत होगा भाई साहब, उसी के अंतर्गत हो रहा है। हाँ 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 भारत को समझो अभियान की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन है ये। ठीक है, उगता भारत ट्रस्ट के अंतर्गत रहेगा ये जो है। हाँ जी, उसी के अंतर्गत, उसी ठीक है ना, अलग से कुछ संस्था नहीं बनेगी हम लोग की, उसी के भीतर रहेगा सब हाँ जो जी, भी होना है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी भाई साहब, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग को बस विचार ही करना कैसे माने बड़ों का, बच्चों का चरित्र निर्माण कैसे हो। सब सर्वप्रथम चरित्र निर्माण कैसे हो, इसके पास, इसके विषय में किसी के पास कोई अच्छा सुझाव हो, कोई माने तो ये सब हम लोग को डिस्कस करना चाहिए। बड़ों में, बच्चों में, सभी में चरित्र निर्माण कैसे हो, कैसे उनके भीतर राष्ट्रवादी भावना पैदा हो, हम राष्ट्र के लिए कुछ कर सके, ये भावना पैदा हो। जैसे आज मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए सुभाष चंद्र बोस, ये मर गए, अपनी जान दे दिए, ये अपने चाहे तो जीवन पूरा अपना अच्छा से रह सकते थे जो है। जिनको भी देख लीजिए, नाथूराम गोडसे, महात्मा गांधी को मारे, क्यों मारे? वो देशवासी के लिए, बाद की पीढ़ी के लिए, उनको मालूम था मैं मारूंगा, मैं मरूंगा, उनको अच्छी तरह मालूम था। उसके बावजूद भी जो है वो मारे, उनके मन में था कि उनको मारेंगे तब जाके मेरा देश बचेगा, और इसी भावना लेकर के उन्होंने मारा उनको जो है, अपनी जान की परवाह नहीं की। तो इसी ढंग से आज हम लोग के भीतर, लोगों के भीतर, बच्चों के भीतर, बड़ों के भीतर, सभी के भीतर ये राष्ट्रवादी भावना पैदा करनी पड़ेगी कि अपने लिए मत जियो, अपने लिए के साथ साथ पहले देश के लिए जियो, उसके बाद अपने लिए जीना। आज हम लोग के भीतर जो हमारे देश में विशेषकर जो हो रखा है, हमारा स्वार्थ, हम इतने स्वार्थी बन चुके हैं कि अपने स्वार्थ के लिए हम देश को बेचने के तैयार बैठे हुए हैं। इसी का परिणाम आज 60-70 साल देश को आजाद हुए कहा जाता है, देश को आजाद हुए 60-70 साल हो गए हैं, लेकिन इस देश को 70 साल में जहां पहुंचना था नहीं पहुंचा। इसका कारण वही है कि अपने से ज्यादा अपना स्वार्थ जो है, देश से ज्यादा अपना स्वार्थ को हम प्यार करने लग गए हैं। तो ये सारी भावना कैसे पैदा हो, इसके लिए हम लोग क्या करना चाहिए, ये सबको मिल बैठ करके एक रूपरेखा तैयार की जाए, और जल्द से ज्यादा समय हम लोग बर्बाद करेंगे तो थोड़ा हो सकता है नुकसान हो जाए। ये जितना जल्द हो सके कैसे हम लोग इस कार्य में हम लोग आगे कर सके, सब मिल करके कैसे बढ़ा सकें इस कार्य को, इस विषय में मेरे विचार में चिंतन मंथन अच्छी तरह से होना चाहिए। बस, धन्यवाद सही, और ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। बलराम सेन एडवोकेट, बलराम सेन जी आप भी आ जाइए, और भारत को समझो अभियान में आपको भी हम चाहते हैं कि हिदायत मिले, आप बने रहे हमारे साथ में। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक है जी। जी सर, जी सर। चलिए, राकेश भाई तब डिस्कनेक्ट हो गए हैं, आ रहे हैं। क्या था डिस्टर्बेंस, क्या आ गया वह सब बीच में? हाँ, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप अपनी बात को कंटिन्यू करें। अच्छा, मुझे लगता है भाई साहब अग्रवाल साहब बोल रहे थे, या मुझे रखना? अग्रवाल साहब ने अपनी पूरी बात रख दी, बहुत रख दी। अच्छा, चलिए ठीक है। अब आपको उपसंहार करना है जी। हाँ, बस मैं उपसंहार करके बात को समापन की तरफ ले जाता हूँ। आदरणीय कैप्टन सुभाष चंद्र जी ने जो बात रखी है, मैं थोड़ा सा उसको भी निराकरण करता हूँ। इस तरीके से हमने अभी पिछले दिनों जो इस मंच से हम अभी भी, कल भी जिस पर चर्चा कर रहे थे कि भारत के 26 मानचित्रों के माध्यम से भारत के इतिहास का सच लाने का प्रयास किया गया है, उसी पुस्तक को हमारे राष्ट्रीय संरक्षक महोदय श्री राजेंद्र अग्रवाल जी ने उसको प्रकाशित करवाया है, और उसमें जो भी खर्चा आया है उसको उन्होंने वहन किया है। इस पुस्तक में हमने भारत को समझो अभियान के सारे उद्देश्यों को स्पष्ट कर दिया है। अपने राष्ट्रीय पदाधिकारियों के पास इसकी प्रतियां भेज दी जाएंगी। वो जिसको भी जोड़ेंगे, इसमें इसके सदस्यता का भी फॉर्म साथ में लगा है। इसके उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया है कि हमको करना क्या है, कैसे कैसे कार्यों को आगे बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त अन्य जो साहित्य से संबंधित होगा और जो छोटी छोटी सूचियां इसकी होंगी कार्य की, वो सब भी यथासमय तैयार कर ली जाएंगी। क्योंकि जैसा कि अभी हमारे आदरणीय राष्ट्रीय संयोजक महोदय कह रहे थे कि जैसे आर्य समाज के 10 नियम हैं, उस प्रकार से हमें इसके नियम बनाने चाहिए। तो आर्य समाज के नियम भी जब पहली बार बने थे तो वही उनकी भी स्क्रूटनी हुई थी आगे चल करके।
तो स्क्रूटनी भी होती रहेगी कि ये नहीं है कि जो इसमें बन गए हैं सो सब एकदम फाइनल है। आप लोगों के अच्छे विचार इनमें समायोजित करके अभी एक खाका खींचा गया है, एक रूपरेखा सी तैयार कर दी गई है। अगले एडिशंस में उसको ठीक कर लिया जाएगा, जो भी अच्छे सुझाव उसमें आएंगे। और मेरा विचार इस पर यह भी है कि हम इसको केवल और केवल भारत को समझौता की नहीं रखेंगे, यानी कि भारत की सीमाओं के भीतर नहीं। जिन देशों में आर्य संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है और हिंदू संस्कृति पर कहीं ना कहीं काम हो रहा, जैसे जावा में अभी भी बहुत सारे मंदिर हैं और वहां के लोग अभी भी जो है अपनी संस्कृति से जुड़े रहने के लिए बेताब रहते हैं, लेकिन भारत की सरकारों ने, अब से पहले की सरकारों ने उनके प्रति कोई रुचि नहीं दिखाई। इंडोनेशिया की स्थिति भी यही है कि वहां पर मुसलमान होने के बावजूद, सारा देश मुसलमान होने के बावजूद भी सभी अभी तक अपने आप को हिंदू और आर्य मानते हैं और इससे जुड़े रहने में वो गर्व और गौरव की अनुभूति करते हैं। तो हमारा दृष्टिकोण वहां भी होगा कि वहां पर किस तरीके से भारतीय संस्कृति रही, यानी हमारे संपर्क में किसी भी तरीके से कोई विदेशी ऐसा व्यक्ति आता है जो भारतीयता से प्रेम करता है, हिंदू है और हिंदू होकर के अपने देश के बारे में कोई विशेष जानकारी हमसे शेयर करना चाहता है, तो उसे उस देश का आप प्रभारी नियुक्त करके जैसी भी योग्यता आप उसके बारे में सोचते समझते हैं, वैसा उसको दायित्व दे करके पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समक्ष वो विचार आ जाएगा और उसको आप उस तरीके से वहां पर नियुक्त कर सकते हैं। तो जैसे विश्व हिंदू परिषद कार्य कर रही है, हम उसकी नकल नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जैसे विश्व हिंदू परिषद है, जब भारत को समझो की बात की जाती है तो क्योंकि हम पूरे दुनिया में जो आर्यों का शासन रहा, आर्यों की संस्कृति रही, तो भारत को समझने का अभिप्राय है कि पूरे दुनिया को समझना और पूरी दुनिया को समझना भारत को समझना है। तो हम उनको भी अपने साथ जोड़ेंगे, चाहे वो पाकिस्तान से आ रहे हों, चाहे इंडोनेशिया से आ रहे हों, चाहे अमेरिका से आ रहे हों, पूरे दुनिया के किसी भी देश से, कहीं से भी, उनको भी अपने साथ जोड़ेंगे और उसको एक व्यापक संगठन के रूप में परिवर्तित करेंगे। हमारे कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं, हमारा कोई इस तरीके का उद्देश्य नहीं कि हम किसी को दूसरे को गाली देने के लिए खड़े हुए हैं। हम अपना अच्छा माल बेचने के लिए खड़े हुए हैं। अपने आप को हम कैसे थे ये बताने के लिए खड़े हुए हैं और कैसे आज की दुनिया को भी हमारी अच्छाई और सच्चाई की आवश्यकता है, ये बताने के लिए खड़े हुए हैं। किसी से कंपटीशन के लिए नहीं, लेकिन हम आत्मरक्षा में, अपनी संस्कृति की रक्षा में, अपने धर्म की रक्षा में अपना सर्वस्व समर्पित करने के उद्देश्य से प्रेरित होकर के खड़े हुए हैं। इसके लिए जितनी भी पुस्तकें हमारी ओर से प्रकाशित हुई हैं, सभी इसी उद्देश्य को लेकर के प्रकाशित हुई हैं। उनमें हमने कभी ये नहीं सोचा, हम जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, उससे पहले दूसरी सरकारें थी, 1998 से लिखना आरंभ किया, तब से लिख रहे हैं। ये भी लगता था कि इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन आज वो भी दिन आए हैं कि जब आपको राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान मिली और राष्ट्रीय शिक्षा सम्मान से आप सम्मानित हुए और 17 पुस्तकें उस समय कुल प्रकाश यानी सम्मानित हुई, उनमें से ये आपका प्रयास भी सम्मानित हुआ। आज उस स्थिति में है। कभी उगता भारत के माध्यम से जब हम इतिहास पर लिख रहे थे तो उल्टी बातें कहते थे लोग, उल्टा कह रहे हैं, हमने ये नहीं पढ़ा। आज उस पर एक विमर्श बनने की स्थिति आई, आज एक चिंतन का विषय बना। हमने इस पत्र को, इस मंच को किसी को धमकाने के लिए, किसी पर अपना रौब झाड़ने के लिए नहीं बनाया कि हम ये कर देंगे, तुम्हारी शिकायत कर देंगे, तुम्हारा घपला खोल देंगे, तुम्हारा फला खोल देंगे। केवल और केवल वैचारिक चिंतन, और उस वैचारिक चिंतन के माध्यम से राष्ट्र जागरण, धर्म जागरण, संस्कृति जागरण, संस्कृति की रक्षा का उद्देश्य। कार, कोठियां, बंगले ये बहुत लोगों के पास हो गए, बहुत लोगों के पास हैं। आज भी इस देश में केवल 21 फैमिली ऐसी हैं जो 70 करोड़ से अधिक लोगों की बराबर की संपत्ति रखती हैं, लेकिन वो 21 सारे गिने नहीं जा सकते क्योंकि उनका नाम नहीं है। काम तो है, नाम नहीं है। आप नाम के लिए, काम के लिए पैदा हुए। माना कि वित्तैषणा, लोकैषणा, ये पुत्रैषणा, ऐषणाओं से मुक्त होना अच्छी बात है, परंतु संसार में रह करके जो काम किए जाते हैं वो किसी उद्देश्य के प्रति समर्पित होकर के किए जाते हैं। जब उद्देश्य पवित्र होता है तो ऐसा मुक्त होकर के भी आप नाम के पात्र अपने आप बन जाते हैं। इसलिए बस मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपकी चिंताओं को पूर्णतया
सुरक्षित रखते हुए, समझते हुए और उन पर अपने आप को खरा उतरने की प्रतिज्ञा लेते हुए आपसे यहीं पर विराम चाहता हूं, अनुमति चाहता हूं और सभी को सादर नमन करता हूं। निश्चित रूप से डॉक्टर साहब एक बात मैं कहना चाहूंगा, डॉक्टर साहब जी एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आपने मुझे कोष की व्यवस्था का उत्तरदायित्व सौंपा है, तो जी। उसी कोष की स्थापना के लिए मैं अपनी तरफ से पहले 2100 रुपए उसमें कंट्रीब्यूट करके कोष की शुरुआत कर रहा हूँ और उसके बाद कुछ अमाउंट इकट्ठा हो, कुछ और सहयोग राशि आ जाएगी तो उसका मैं एक बैंक अकाउंट खोल के उसके बारे में आपसे चर्चा कर लूंगा। जी बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। चलिए अब हम अगली मीटिंग में मिलेंगे। किसी को कोई बात कहनी हो तो 2 मिनट हैं अभी। ठीक है। हाँ बोलिए चंद्रशेखर शर्मा जी कुछ कह रहे हैं, बोल दीजिए। हम मैं ये कह रहा हूँ, मैंने जो कुछ आपने बोला, मैंने जितना लिख सका मैंने लिख लिया और आप दोनों को मैं भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पे ही, लखन जी को और अपने डॉक्टर साहब को, है ना, क्योंकि मेरे पास औरों के नंबर नहीं है, हैं? डॉक्टर साहब को देख लो, आपको भेज ही दिया मैंने, अगर आपके पास मोबाइल है। ठीक है जी, ठीक है जी। राष्ट्रीय संयोजक जी से मेरा निवेदन है कि अपने सभी साथियों को भारत को समझो ग्रुप से जोड़ दें। ठीक है, ठीक है। कुछ और नंबर उसमें आपके पास सभी- होंगे, कुछ नंबर आपके पास है, कुछ हमारे पास है। हाँ, एक ये जिसको जब मेरे पास- अपन ने भी कार्यकारिणी बनाई ना, उनके नंबर अपन आपस में शेयर कर लें, जैसे नरुला जी सभी और के सुभाष पास जी हैं, युद्धवीर जी हैं। हाँ जी चलिए मैं उस ग्रुप से जोड़ दे रहा हूँ जिसके पास हमारे पास, जैसे हमारे पास युद्धवीर जी का है, रविंद्र जी का है, वेद प्रकाश शर्मा जी, नरोला जी का और चंद्रशेखर शर्मा जी का। हाँ, एक ग्रुप व्हाट्सएप पे ग्रुप बन जाएगा जी अलग हाँ से। ग्रुप बना मैं जोड़ रहा बना हूँ, हुआ है बना उसी में जोड़ रहा हूँ। हाँ नहीं, बना हुआ तो है, लेकिन हमें नंबर का पता नहीं है, तो वो अगर चल जाएगा, कई लोगों उसमें नहीं, वो ऐड कर लेंगे, आर्य जी ऐड कर लेंगे। मैं कर ले रहा हूँ। ऐड भी हैं अजी साहब, मैं ऐड भी हूँ, ऐसी बात नहीं है, नहीं हूँ ऐड उसमें अपने नंबर के साथ अपना नाम भी लिख दें एक बार सब, हाँ ताकि सब एक दूसरे को जोड़ लें, अपने उसमें फीड कर हाँ, लें। नाम दिख जाता है ना तो जोड़ लेते हैं, नाम नहीं दिखता तो जोड़ने में दिक्कत आती है। एकदम सही है, सही है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा एक पॉइंट रखना चाहूंगा कि यदि भारत को समझो उसकी सॉफ्ट कॉपी हमारे पास में है, तो सॉफ्ट कॉपी का एक लिंक, क्योंकि डॉक्टर साहब के जो रोजाना के ये आते रहते हैं अलग अलग चैप्टर्स, वो तो हैं, पर इसकी संपूर्ण कॉपी का यदि सॉफ्ट कॉपी है तो उसको हम लोग एक तरह से नेट के ऊपर पढ़ सकते हैं। यदि हार्ड कॉपी भी आने में टाइम लगे या नहीं है, तो सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल हो तो उसको भी हम लोग पढ़ सकते हैं। वो उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है जी जी। तो चलिए ठीक है जी। और शांति पाठ शांति पाठ वेद प्रकाश शर्मा जी, भाई साहब शर्मा जी। देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रौषधया देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वज्ञ शांति 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 शांति। ओम सर्वेभ्यो नमः। सबको सभी को नमस्ते। सादर नमस्ते जी। नमस्ते साहब। अगले मीटिंग की सूचना, अगली मीटिंग की सूचना, हाँ जी, आपको आगे प्राप्त हो जाएगी और उसको आप कम से कम उस मीटिंग के लिए हम आपको 8 दिन का समय देंगे, ताकि आप अपने मित्रों को, आप अच्छे लोगों को हमसे ज्यादा से ज्यादा जोड़ सकें। और इस मीटिंग में जो आज संख्या 11 की थी, अगली बार प्रयास रहे हमारा कि 5 गुना वो संख्या हमारे बीच में रहे। और पूरे देश भर से आप अभी जैसे प्रदेश का प्रभाव देखा है, तो कुछ लोगों को मिला है, जैसे हरियाणा का हमारे शर्मा जी को, तो अब आप जिला लेवल में भी तैयारियां शुरू कर दीजिए। अब हाँ जी, हाँ जी, जिले लेवल में जिसको आपको जहाँ तक आप जानते हो उनको भार सौंपिए, उनको जोड़िए। हम आपको भारत समझो अभियान से जोड़ रहे हैं, ऐसा हमारा उद्देश्य है। जो हमारे सुभाष चंद्र कैप्टन साहब ने कहा है, वो एक सॉफ्ट कॉपी भी हमको मिल जाएगी, ताकि हम उसको पढ़वा सके लोगों को। भाई ये हमारा उद्देश्य है। तो वो
धीरे धीरे सारी चीजें होगी और कार्यक्रम होता रहेगा समय समय पे जानकारी। ये तो आज एक शुरुआत थी और आगे भी बराबर में, और जैसे ही एक वर्ष हम लोग पूरा कर लेंगे तो बढ़िया। इस प्रथम वर्ष जो हमारा होगा भारत को समझो अभियान का, उसका हम एक स्थापना दिवस के रूप में एक डेट हम फिक्स करेंगे कभी अच्छी। ऐसे बिल्कुल। सर्दियों का मौसम है, वार्षिक उत्सव होगा। हाँ वार्षिक उत्सव करेंगे, उसमें गेट टुगेदर हमारा पूरे राष्ट्र भर का होगा, पूरे विश्व भर के होंगे और हम उसमें करेंगे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। जी जी जी। चलिए अभी 7:45 बजे फिर से हमें डॉक्टर राकेश कुमार जी को सुनना है, तो खाना पीना खा लीजिए आप लोग और फ्रेश होकर के आइए। ठीक है जी। ठीक है साहब, नमस्ते। नमस्कार नमस्कार सभी को नमस्कार। नमस्ते जी। नमस्ते सर। बलराम सर एडवोकेट जी नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्कार। आपको भी ललितपुर की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, ललितपुर जिला की जिम्मेदारी आपको सौंपी जाएगी। जी जी ठीक है जी। जी सर जी। नमस्ते जी। नमस्ते।